नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समय का पहिया। वंदना बहुत सारी शॉपिंग करके बाजार से खुशी खुशी लौट ही रही थी कि रिक्शा से बाहर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक गई और उसने रिक्शा वाले से कहा, भैया ऑटो रोकना जरा। रिक्शा वाला ऑटो रोकता उससे पहले ही एक कार आई और वह आदमी उसमें बैठकर चला गया। वंदना ने कार का नंबर देखने की कोशिश की, मगर कार इतनी रफ्तार से उसके सामने से निकली कि वह ना तो उस कार चलाने वाले व्यक्ति को देख पाई और ना ही कार का नंबर देख पाई। वंदना ऑटो से उतरकर सीधे अपने ससुर जी के कमरे में गई और उनकी हार लगी फोटो को एक टक घूरने लगी और मन ही मन बुदबुदाई, ससुर जी का अंतिम संस्कार तो हमने अपने हाथों से किया है, फिर वह बाजार में दिखा वह व्यक्ति कौन था? ससुर जी की हूबहू शक्ल जैसा वह आदमी कौन था? सोच सोचकर वंदना का बुरा हाल था। थोड़ी देर में वंदना का पति अंशुल भी ऑफिस से आ गया और उसने वंदना से चाय बनाने को कहा। वंदना का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था, जिस वजह से वंदना बहुत खोई खोई थी। अंशुल ने भी यह बात नोटिस की। वह बोला, वंदना क्या बात है, कहाँ खोई हो? वंदना बोली, वो अंशुल, आज मैंने बाजार में हूबहू बाबूजी की शक्ल का व्यक्ति देखा। मैं उनके पास जाती उससे पहले वह एक कार में बैठकर चले गए। यह सुनकर अंशुल एक तरफ तो बहुत खुश हो गया और दूसरी तरफ आश्चर्यचकित। खुशी इसलिए कि बाबूजी जिंदा हैं और हैरानी इसलिए कि यह कैसे हो सकता है। अंशुल को यूं असमंजस में देख वंदना ने अपने ही शब्दों को वापस ले लिया और बोली, अरे अंशुल, ज्यादा मत सोचो, हो सकता है मेरा वहम हो। वंदना ने अंशुल को तो जैसे तैसे दिलासा दे दी, मगर उसकी रात की नींद उड़ चुकी थी। आखिर वह शख्स क्या उसके ससुर जी ही थे? और अगर वे उसके ससुर जी ही थे तो वह घर वापस क्यों नहीं आए? वंदना अतीत के गलियारों में खो गई। जब वह इस घर में शादी करके आई थी, सास तो घर में थी नहीं, तो पूरे घर में उसके ससुर जी राजेंद्र जी का ही राज चलता था। अंशुल जब छोटा था तब राजेंद्र जी की पत्नी सुनीता उनको छोड़कर भगवान को प्यारी हो चुकी थी। राजेंद्र जी अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि घर वालों के लाख मनाने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वे अंशुल के लिए सौतेली मां नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने अंशुल को मां और पिता दोनों का प्यार दिया था, इसलिए अंशुल भी अपने पिताजी को भगवान का दर्जा देता था। अंशुल अपनी पत्नी वंदना से भी बहुत प्यार करता था, मगर अपने पिताजी की भी हर बात सर आंखों पर रखता था। वंदना जब शादी करके आई तब भी राजेंद्र जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ही रखी और वंदना को बच्ची समझकर उस पर जिम्मेदारियों का भार नहीं डाला, जिस बात पर वंदना को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। राजेंद्र जी का रसोई में आकर कुछ भी सामान को हाथ लगाना वंदना को बहुत अखरने लगा। एक बार राजेंद्र जी रसोई में आकर बोले, बहू, आज सूजी का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। सूजी कहाँ पड़ी है? तुम निकाल कर दे दो, मैं हलवा बना लेता हूँ। अंशुल को टिफिन में रोटी सब्जी के साथ आज हलवा भी भर देना। अंशुल को भी बहुत पसंद है हलवा, देखते ही खुश हो जाएगा। वंदना बोली, बाबूजी, पहली बात तो आप किसकी इजाजत से रसोई में आए? अब मैं इस घर की बहू हूँ और किसको क्या खाना है और कितना खाना है, इन सब का ध्यान मैं रखूंगी, आप नहीं, समझे? और बार बार मुंह उठाकर रसोई में मत चले आइए। आपकी अपनी दुकान है, बस वहां जाकर बैठिए। राजेंद्र जी बोले, बहू, मैंने तुझे हमेशा बेटी माना है और माफ करना, बहुत सालों से दुकान के साथ साथ रसोई और अंशुल को भी मैंने ही संभाला है, तो ध्यान ही नहीं रहा कि अब इस घर और रसोई में मेरा तुम्हें खटक भी सकता है। अंशुल
ऑफिस के लिए टिफिन लेने रसोई में आ ही रहा था कि उसने बाबूजी और वंदना का सारा वार्तालाप सुन लिया। अंशुल वंदना से बोला, वंदना, यह कौन सा तरीका है बाबूजी से बात करने का? बाबूजी से माफी मांगो। वंदना को बाबूजी पर तो गुस्सा आता ही था, अब अंशुल पर भी आने लगा और वह बोली, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अब रसोई घर और तुम पर बाबूजी से ज्यादा मेरा अधिकार है। राजेंद्र जी उस दिन आंसुओं के घूंट पीकर रह गए, क्योंकि जिस बहू को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी माना, उस पर जिम्मेदारियों का बोझ भी ज्यादा नहीं डाला कि कहीं उसे तकलीफ ना हो जाए। वही बहू आज उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। वंदना की बात सुनकर अंशुल भड़क गया और बोला, वंदना, मेरे बाबूजी मेरे भगवान हैं और मेरे भगवान के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। राजेंद्र जी अंशुल को शांत करते हुए बोले, अंशुल चुप हो जा बेटा, बहू पर गुस्सा मत कर। सही ही तो कह रही है बहू, वे घर रसोई सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, तेरा ध्यान भी अच्छे से रख रही है, फिर मुझे इन सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आज से मैं कभी घर में किसी भी काम को लेकर दखल अंदाजी नहीं करूंगा। बाबूजी की यह बात सुनकर अंशुल को बहुत दुख हुआ और वह बुझे मन से ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वह ऑफिस से घर आया, तब भी वह वंदना से ठीक से बात नहीं कर रहा था। अंशुल अपने बाबूजी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वंदना को उन दोनों के प्यार से भी जलन होने लगी। वंदना अंशुल को पूरा अपने बस में रखना चाहती थी, मगर अंशुल हर बात में राजेंद्र जी की ही बात सुनता। वंदना ने धीरे धीरे सारी चीजों पर कब्जा कर लिया ताकि वह राजेंद्र जी का वर्चस्व पूरी तरह मिटा सके, मगर पति अंशुल को अब तक अपने बस में नहीं कर पाई थी। अंशुल के सिर से पिता का भूत जाने कब उतरेगा, सोच सोचकर वंदना मन ही मन कुढ़ती रहती थी। एक दिन अचानक राजेंद्र जी बाथरूम में फिसल गए और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उन्हें जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। राजेंद्र जी का ऑपरेशन तो हो गया, मगर ऑपरेशन के बाद उन्हें 2 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी गई, क्योंकि बुढ़ापे में लगी चोट जल्दी नहीं भरती और अगर इस समय ध्यान नहीं दिया गया तो इंसान हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ सकता है। राजेंद्र जी को घर लाया गया। वंदना ने राजेंद्र जी के लिए एक केयर टेकर को रख दिया, जो उन्हें खाना पीना कराए और उनका सब काम करे। थोड़े दिन तो सब ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अचानक अंशुल जिस ऑफिस में काम करता था, वह ऑफिस बंद हो जाने से अंशुल की नौकरी चली गई। अंशुल बहुत चिंता में आ गया। उसने घर आकर वंदना को सब बताया तो वंदना भी चिंतित हो गई। थोड़े दिन बाद घर का खर्चा निकालना भी भारी पड़ने लगा। अंशुल वंदना से बोला, वंदना, मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी करो, बस 1-2 महीने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी ढूंढने में कितना समय लगेगा। अगर ऐसे में मैं केयर टेकर और काम वाली दोनों को रखता हूँ तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सेविंग्स भी नहीं है। पापा के इलाज में पहले ही सारे पैसे खर्च हो गए। इस बात पर वंदना अंशुल का साथ देने के बजाय भड़कती हुई बोली, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था, जब तुम अपने बूढ़े बाप पर पैसे लुटाए जा रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि इन पैसों को बचाकर रखो, कुछ नहीं होगा। अरे इस उम्र में इंसान का मरना तो तय ही है, आज नहीं तो कल मरना तो है ही। फिर भी तुमने मेरी एक ना सुनी और अपने बाप के ऑपरेशन पर इतने पैसे उड़ा दिए। अंशुल अब थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी मजबूरी भरे हालात बता रहा हूँ और तुम मुझे बातें सुनाने में लगी हो।
आखिर तुम मुझे सुना भी किस बात के लिए रही हो? इस बात के लिए कि मैंने अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसे क्यों दिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शायद अभी तुम इतनी बेवकूफ भरी बातें कर रही हो। अरे मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं उनके लिए यह सब नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और जहाँ तक बात रही मौत की, तो वह तो एक दिन सबको ही आनी है, और यह बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हें जहर देकर मार डालूं, या फिर अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा हो तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी ना करूं। बिल्कुल वही मैंने अपने पिताजी के लिए किया। मेरा धर्म था। जिस पिता ने मुझे अब तक संभाला, तुम चाहती थी कि मैं उनके इलाज के लिए पैसे ना खर्च करूं, लेकिन तुम यह सब नहीं समझोगी। वंदना बोली, ठीक है, मुझे फालतू में ज्ञान मत बांटो। बस इतना बताओ कि क्या कहना चाहते हो। साफ साफ शब्दों में कहो। वंदना ने भी थोड़ा तेजी में कहा तो अंशुल बोला, साफ साफ सुनना चाहती हो तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 महीने के लिए तुम खुद से पापा का ध्यान रख लो, या फिर घर के सारे काम संभाल लो, क्योंकि हमें अगले महीने के लिए भी पैसे बचाकर रखने हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सोचकर चलना पड़ेगा। और फिर तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस घर के ही तो काम है और पापा का ध्यान रखना है। वंदना नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अच्छा, बस घर का काम और तुम्हारे पापा का ध्यान रखना है। तुम ऐसे तो खुद हो, और ऐसे ही तुमने मुझे नौकरानी बना रखा है। बस पूरे दिन कामों में लगे रहो, और अभी तक जो समय मिल जाता था आराम करने का, अब वह भी नहीं मिलेगा। वंदना की इच्छा तो नहीं थी, मगर मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा ही देती है। वंदना ने बाई और केयर टेकर को थोड़े दिनों की छुट्टी दे दी। घर का कामकाज, साफ सफाई तो वंदना जैसे तैसे कर लेती, मगर उसे राजेंद्र जी का काम करने में बहुत गुस्सा आता था। अंशुल बेचारा रोज यहाँ वहाँ के ऑफिसों में इंटरव्यू देने जाता, हर जगह हाथ पांव मारता कि शायद कहीं तो वापस नौकरी लग जाए, मगर हताशा के अलावा कुछ हाथ ना लगता। यहाँ घर पर बेचारे राजेंद्र जी बहुत बार भूख प्यास से तड़प उठते, मगर वंदना को उन पर बिल्कुल तरस नहीं आता। आज राजेंद्र जी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वे अपने कमरे से बहू वंदना को आवाज लगाने लगे और बोले, बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो, मुझे दवाई भी लेनी है। वंदना रसोई से रोटी और सब्जी लाकर पटकते हुए बोली, यह लो, खा लो। वहाँ बेचारा बेटा भूखा प्यासा काम के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है, और इनको जब देखो खाना चाहिए। पेट है कि कुआं, क्या पता। वंदना के यह शब्द राजेंद्र जी को बार बार चुप जाते, मगर अंशुल की खातिर वह सब कुछ सहन कर लेते। अपने बेटे से बहुत प्यार जो करते थे। वंदना पहले से बदतमीज तो थी ही, अब ससुर जी की बीमारी की हालत में और ढीठ हो गई थी। हर बात पर ससुर जी को झड़क देती, ताने मारती। जब से केयर टेकर को छुट्टी दी थी, तब से वंदना का पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता, क्योंकि राजेंद्र जी का सारा काम उसे जो करना पड़ता था। राजेंद्र जी वैसे ही बेटे की नौकरी के लिए चिंतित थे, और ऐसे में बहू की बड़बड़ से वे मानसिक तनाव में रहने लगे थे। मगर एक दिन सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर वे जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे, और वॉकर से चलने का प्रयास भी करने लगे। थोड़े दिनों में वे अपने पैरों पर चलने लगे, मगर वॉकर की जरूरत अब भी पड़ती थी, इसलिए धीरे धीरे वॉकर की मदद से अपने कदम बढ़ाते। आज वंदना ने जब ससुर जी को वॉकर के साथ रसोई में खाना लेते देखा तो चिल्लाकर बोली, बाबूजी, इतने दिन पलंग पर रहकर परेशान किया और अब चलने लग गए तो फिर रसोई में टपक पड़े। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि रसोई में कभी भी बेवक्त मत टपका करिए। जाइए यहाँ से।
बोलकर चिड़चिड़ाहट में वंदना मार्केट के लिए निकल पड़ी। मार्केट में उसे उसके बचपन की सहेली रीमा मिल गई। रीमा और वंदना इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। रीमा बोली, वंदना चल कहीं जूस सेंटर में चलकर बैठते हैं, यहाँ रास्ते में खड़े खड़े बहुत बातें नहीं कर पाएंगे। वंदना को भी रीमा की बात सही लगी और दोनों सहेलियां पास ही के एक जूस सेंटर में जाकर बैठ गईं। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों ने अपनी सारी कहानी एक दूसरे के सामने खोलकर रख दी। वंदना अपने ससुर जी से इतनी परेशान है, यह सुनकर रीमा बोली, वंदना तुझे एक धमाकेदार आइडिया देती हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं भी मेरी सास से बहुत परेशान थी और मैंने उन्हें भी इसी तरह रास्ते से हटाया। रीमा की सारी बात सुनकर वंदना बोली, रीमा इसमें पकड़े जाने का बहुत डर है। रीमा बोली, अब तक मैं नहीं पकड़ी गई तो तू कैसे पकड़ी जाएगी। घर आकर वंदना ने रीमा की सीख पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वह रसोई में गैस की बटन चालू रखकर मार्केट चली गई। उसे पता था आदत के अनुसार ससुर जी रसोई में आएंगे और लाइटर जैसे ही जलाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा और ससुर जी नाम की बला हमेशा के लिए टल जाएगी। लेकिन उसे याद आया कि वह कल भी इसी बात पर ससुर जी पर बहुत चिल्लाई थी, इसलिए आज ससुर जी रसोई में शायद न आए। इसलिए आज मार्केट जाते हुए वह बोली, बाबूजी आप खाना खाते वक्त अपनी दाल गर्म कर दीजिएगा, मुझे आने में आज देरी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद राजेंद्र जी अपनी दाल गर्म करने गए और ब्लास्ट हो गया। जब वंदना घर आई और उसने देखा एक जली हुई लाश रसोई में पड़ी है और आग फैल चुकी है और सारे अगल बगल के लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवा दी थी जिसने आग बुझाई थी। वंदना झूठ मूठ का रो रो कर अगल बगल के लोगों की सांत्वना लेने लगी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अंशुल जब घर आया तो पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और अपने घर के आसपास जब लोगों का जमावड़ा देखकर हैरान रह गया। इतने महीनों के बाद आज कहीं जाकर उसकी नौकरी लगी थी, मगर यह खुशखबरी सुनने को उसके बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे थे। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। वंदना ने अंशुल को हिम्मत बंधाई और अंशुल के साथ मिलकर दुख व्यक्त करने लगी। वंदना मन ही मन तो बहुत खुश हो रही थी। आखिर ससुर जी के खिलाफ उसने जो षड्यंत्र रचा था वह काम कर चुका था और किसी को शक भी नहीं हुआ था। सभी ने मिलकर बाबूजी का दाह संस्कार किया और धीरे धीरे अब अंशुल भी नॉर्मल हो गया था। उसकी जिंदगी में बाबूजी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता था, मगर होने को कौन टाल सकता है, यह सोचकर अंशुल अपने मन को समझा देता। वंदना अंशुल के साथ खुशी खुशी रह रही थी कि आज उसे बाबूजी की शक्ल वाले उस इंसान का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अगर वह बाबूजी होते तो वह घर आते, यही सोचकर वंदना उस रात सो पाई। थोड़े दिनों बाद एक अखबार में अंशुल ने अपने बाबूजी की फोटो देखी जिसमें उसके बाबूजी 2 बच्चों को प्राइज दे रहे थे। अंशुल ने जल्दी से वंदना को आवाज लगाकर वह फोटो दिखाई तो वंदना बोली, हाँ यही वह शख्स है जिसे मैंने उस दिन बाजार में देखा था। अंशुल बोला, मुझे इस जगह अभी जाना होगा वंदना, हो ना हो यह हमारे बाबूजी ही हैं। वंदना को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, वह कुछ बोल ही नहीं पाई। अंशुल की खुशी उसके लिए कितनी घातक है यह बात वह जानती थी। अंशुल अखबार में दिए गए पते पर पहुंचा तो देखा वह एक अनाथ आश्रम था। वहां के संचालक को अपने बाबूजी की तस्वीर दिखाकर अंशुल बोला, मुझे इनसे मिलना है। संचालक बोला, यह तो बगल वाले वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमने इन्हें यहाँ खेल में जीते हुए बच्चों को प्राइज देने के लिए आमंत्रित किया था। अंशुल जल्दी जल्दी बगल वाले वृद्धाश्रम पहुंचा और वहां जाकर
वहां के संचालक को फिर तस्वीर दिखाकर बोला, मुझे इनसे मिलना है। संचालक बोला, यह तो अपनी बेटी के साथ बाजार गए हैं। अंशुल सोचने लगा, बेटी, मगर मैं तो इनका इकलौता बेटा हूँ। अंशुल वहीं बेंच पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वृद्धाश्रम के बाहर एक कार रुकी, जिसमें से एक 19-20 साल की लड़की और वह बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले। अंशुल उन्हें देखकर उनके गले से लग गया और बोला, बाबूजी, आप जिंदा हैं। एक पल के लिए राजेंद्र जी भी बेटे को देखकर खुश हो गए और उसे गले से चिपकाए खड़े रहे, मगर दूसरे ही पल उन्होंने अंशुल को अपने से दूर किया और बोले, हो गया तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का नाटक, या और भी ड्रामा बाकी है अभी? अंशुल बोला, मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। राजेंद्र जी बोले, तुम लोगों ने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का पुख्ता प्लान बनाया था, मगर उस दिन मेरे बचपन का दोस्त मुझसे घर पर मिलने आया था और वह बोला, आज मैं तेरे लिए रसोई से खाना लेकर आता हूँ। इतने सालों के बाद वह मुझसे मिलने आया था। घर में दूध नहीं था, तो मैंने सोचा मैं बगल वाली दुकान से दूध लेकर आता हूँ ताकि उसके लिए चाय बना पाऊँ। मैं दूध लेने गया था, मगर वहाँ दुकान मालिक न होने के कारण मुझे बहुत देर हो गई और मैं जब दूध लेकर घर पहुंचा तो वंदना को किसी से फोन पर बात करते सुना। तुम्हारा प्लान काम कर गया। बुड्ढा टपक गया और वह हंसने लगी। मैं वहां से दबे पांव निकल आया। मुझे मेरे दोस्त के लिए बहुत अफसोस हो रहा था, मगर उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना बेटा ना बेटी, जिसे मैं उसके मरने की खबर देता। बहू के मुंह से वह शब्द सुनकर मुझे लगा कि शायद तुम भी उसमें मिले हुए हो। यह जो लड़की मेरे साथ खड़ी है, यह हमारे वृद्धाश्रम के मालिक की बेटी है, जो यहाँ के सभी वृद्ध लोगों का बहुत ख्याल रखती है। एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ सभी की सेवा करते हैं, और एक तरफ वंदना जैसे लोग होते हैं जो किसी की जान तक ले सकते हैं। अंशुल बोला, बाबूजी, वंदना ने आपको जान से मारने की कोशिश की है। यह बहुत बड़ा अपराध है। वंदना ने जो किया है वह माफी के काबिल नहीं है। अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंशुल अपने बाबूजी को लेकर घर पहुंचा। बाबूजी को सामने देखकर वंदना के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह जैसे तैसे खुश होने का नाटक करते हुए बोली, बाबूजी, आप जिंदा हैं? अंशुल बोला, हाँ वंदना, बाबूजी को जान से मारने का प्लान करने से पहले तुम यह भूल गई कि तुमसे बड़ा प्लान करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जिसे हम भगवान कहते हैं, और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वंदना हकलाते हुए बोली, कब क्या बोल रहे हो तुम? अंशुल भी वंदना की हालत देखकर भाग गया कि वंदना ने ही बाबूजी को मारने की कोशिश की थी। उसने पुलिस में फोन किया और वंदना को पुलिस के हवाले कर दिया। अब वंदना जेल में अपने किए की सजा भुगत रही है। कभी कभी लोग जाने अनजाने में इतना नीच काम कर देते हैं कि उसकी कोई माफी नहीं होती। कभी भी कोई कुकर्म करने से पहले 10 बार सोच लें कि उसका अंजाम क्या होगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।